वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और सब कैसे हो? बढ़िया हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमने पिछली क्लास में आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 16, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन। ठीक है, तो मैं इसमें क्या आयत पढ़ा चुका था, यानी कि हम पढ़े थे चतुर्भुज के प्रकार, तो इसमें मैं आयत पढ़ा चुका था। आज पढ़ेंगे वर्ग और जो अन्य 3D आकृति हैं उनके क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ क्लास ले सकें। ठीक है, तो शेयर करो फटाफट। तो आपको चैप्टर पढ़ रहे थे हम, नया चैप्टर 16, इसका नाम क्या था? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो कल हमने जो 2D आकृति हैं उनके बारे में पढ़ा था। इसमें पढ़ रहे थे हम चतुर्भुज, और चतुर्भुज के प्रकार में पढ़ लिया था हमने आयत। आज स्टार्ट करेंगे हम वर्ग से। वर्ग होता क्या है, यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। वर्ग होता क्या है? जिसकी चार भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी चार भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और आमने सामने की भुजा क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। ये हो गया वर्ग ए बी सी डी। वर्ग क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर तथा आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समानांतर। समानांतर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर हैं, मान लेते हैं ये भुजा ए ए, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं तो मान लिया हमने एक भुजा इसकी क्या है? ए है। और क्या दे रखा है? इसके जो चारों कोण हैं वो क्या है? समान होते हैं, बराबर होते हैं और समकोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। चारों कोण बराबर अर्थात 90 डिग्री के होते हैं, यानी समकोण होते हैं। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। और इसके विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं? समांतर भुजाओं के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। तो इसके दो विकर्ण होंगे, AC और BD। तो वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे काटते हैं। ये भी समकोण में काटेंगे। और क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समान भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। ठीक है, इसके विकर्ण बराबर तथा एक दूसरे को नब्बे डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे इस वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप क्या होता है? बाहरी माप का योग, यानी कि चारों भुजाओं का योग। तो पेरीमीटर हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा इसका चार भुजाओं का योग, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। कितना हो गए? 4a। और a क्या यहां पे इसकी भुजा है, तो 4 गुणा भुजा हो गया इसका परिमाप। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। मैं आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। अब पढ़ेंगे क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल से पहले जो इसके विकर्ण है दो, वो क्या बराबर है, तो इनका मान निकाल लेते हैं विकर्ण का। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोण B कितना 90 डिग्री का है, तो ABC। ABC क्या हो जाएगा? एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां पे कर्ण क्या है? ये AC क्या विकर्ण, तो इसको विकर्ण भी बोल सकते हैं। तो विकर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आधार, आधार क्या इसका? ए स्क्वायर,
ए, इसका स्क्वायर, लम लम क्या ए, तो लम का भी स्क्वायर क्या जाएगा ए स्क्वायर। तो यहां से विकर्ण आ जाएगा, दोनों साइड ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो विकर्ण बराबर आ जाएगा यहां से अंडर रूट दोनों का वर्गमूल क्या जाएगा, यहां पे क्या ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो विकर्ण का मान आ जाएगा विकर्ण बराबर, इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 और ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा ए। ठीक है, ए के यहां पे इस वर्ग की भुजा है तो विकर्ण का मान आ जाएगा विकर्ण बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा भुजा, भुजा क्या है इस वर्ग की भुजा है ए, तो विकर्ण हो गया अंडर रूट 2 गुणा भुजा। दोनों विकर्ण बराबर हैं तो दोनों विकर्णों का मान क्या होगा सेम होगा अंडर रूट 2 गुणा भुजा। अब ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है चतुर्भुज का लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो a इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, और a क्या यहां पे इस वर्ग की भुजा है तो क्या जाएगा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। अगर हम इस क्षेत्रफल को विकर्ण के संबंध में दर्शाएं तो कैसे दर्शाएंगे, यहां पे क्या भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां पे विकर्ण से भुजा का मान निकालें तो भुजा क्या जाएगी, यहां से विकर्ण बट्टे अंडर रूट 2, यहां पे भुजा का मान निकाल लिया, यहां से विकर्ण बट्टे रूट 2, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां भुजा स्क्वायर है तो यहां भुजा का मान रख देंगे विकर्ण के टर्म में, क्या हुआ विकर्ण बट्टे अंडर रूट 2, भुजा का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा विकर्ण यानी डायगोनल का स्क्वायर बट्टे रूट 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2। तो एक फॉर्मूला निकल के आया है क्षेत्रफल और विकर्ण में संबंध, और क्षेत्रफल क्या होता है वो विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 होता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि वर्ग क्या होता है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, और आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं, और चारों कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं 90 डिग्री के होते हैं सभी। इसके विकर्ण बराबर तथा एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी कि समकोण पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं और समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो इसका परिमाप आ जाएगा 4 गुणा भुजा यानी कि 4 भुजाओं का योग, और इसका जो डायगोनल है विकर्ण है यहां से निकालेंगे तो विकर्ण का मान आ जाएगा अंडर रूट 2 गुणा भुजा। तो यहां से भुजा बराबर आ गया विकर्ण का बट्टे अंडर रूट 2। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसकी लंबाई भी a है चौड़ाई भी a है तो यहां से आ गया ए स्क्वायर, तो क्षेत्रफल आ गया भुजा का स्क्वायर। यहां से क्या है भुजा बराबर क्या है विकर्ण बट्टे रूट 2, तो भुजा स्क्वायर में भुजा का मान रख देंगे विकर्ण बट्टे रूट 2 तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से क्षेत्रफल और विकर्ण में संबंध आ गया, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया, तो इसको नोट करो। आगे पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे चतुर्भुज का अगला प्रकार क्या है समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज एक आयत जैसा होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है आयत और समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। ठीक है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो समांतर चतुर्भुज की क्या होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर और क्या होती है समानांतर होती हैं। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समानांतर होती हैं। यही आयत में होता है, मैंने जब आयत पढ़ाया था उसमें भी ये था कि आमने सामने भुजाएं बराबर तथा समानांतर होती हैं, और इसके विकर्ण आयत के विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण क्या होते हैं बराबर नहीं होते हैं। आपको पता ही चल रहा होगा इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग लंबाई के होते हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 2 बराबर भागों में
बांटते हैं। अगर इसका ये जो विकर्ण है इसका आधा करेंगे, यहां पर काटेगा, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर होंगे, और ये भाग इस विकर्ण का ये भाग क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। और इसके क्या है, आमने सामने कोण, ये दो भुजाएं क्या है, आपस में समानांतर और क्या है, बराबर हैं। तो जो बराबर भुजाओं के सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके जो आमने सामने के कोण है क्या होते हैं, समकोण बराबर होते हैं। ये कोण x है तो ये कोण भी क्या होगा, x, ये कोण y है तो ये कोण भी y होगा। ठीक है, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। अब क्या करेंगे, इस चतुर्भुज के जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग। ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इसको मान लेते ए, और ये आमने सामने भुजाएं ये भी बराबर हैं तो बी, इसको मान लेते बी। ठीक है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग 2a + 2b, 2 कॉमन ले लिया, a + b। ये जो भुजा है ये और ये वो क्या कहलाएंगी, आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। तो परिमाप हो जाएगा 2 गुणा आसन्न भुजाओं का योग। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणा आसन्न भुजाओं का योग। ए और बी क्या आसन्न भुजा हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये हो गया इसका आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगी, सबसे लंबी लंबवत भुजा। तो सबसे लंबी लंबवत भुजा यानी कि ये, इस पर लंब डाल देंगे, सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया, ये होगी इसकी ऊंचाई h। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है, b इंटू ऊंचाई h। तो b और h के मान पता है तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आधार गुणा ऊंचाई से। ठीक है, तो आपको ये समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। इसके विकर्ण क्या है, बराबर नहीं होते हैं, लेकिन आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मेन डिफरेंस क्या है, आयत और समानांतर चतुर्भुज में, समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मेन डिफरेंस ये। और आयत में चारों कोण क्या है, समकोण होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आमने सामने कोण क्या है, बराबर होते हैं केवल। परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणा आसन्न भुजाओं का योग यानी चारों भुजाओं का योग, और क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पे आधार क्या है, b, और ऊंचाई इसकी निकाल लेंगे h। ऊंचाई क्या होती है, किसी भी चतुर्भुज या त्रिभुज की सबसे लंबी लंबवत भुजा क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, आपको एक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चौथा टाइप इसका, समचतुर्भुज। अगला टाइप पढ़ेंगे चतुर्भुज का, समचतुर्भुज। रोमश। इसकी चारों भुजाएं क्या बराबर होती हैं और क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। ठीक है, ये ए बी सी डी क्या हो गया, एक समचतुर्भुज हो गया। इसमें क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर तथा आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर। सेम ऐसा वर्ग में होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने भुजाएं समानांतर होती हैं। ठीक है, लेकिन इसके विकर्ण, इसके जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग में क्या होता है, ये विकर्ण बराबर होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके जो विकर्ण है वो क्या करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि 90 डिग्री का ये कोण पर काटेंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे को बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो इसके विकर्ण दोनों क्या है, बराबर नहीं है।
तो ये वाला पार्ट क्या करेंगे, एक दूसरे से विभाजित करेंगे, तो ये दोनों पार्ट बराबर होंगे, और ये दो पार्ट है इस विकर्ण के, वो क्या है, बराबर होंगे। ठीक है, तो इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन वर्ग में ये विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समकोण या 90 डिग्री पर, 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, मेन डिफरेंस ये है वर्ग और किसमें, समचतुर्भुज में यानी कि रोमश में। और इसके जो आमने सामने कोण है वही बराबर होंगे, चारों कोण बराबर नहीं होते, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, लेकिन वर्ग में क्या होता है, चारों कोण बराबर होते हैं, कितने के होते हैं, समकोण के होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी मेन डिफरेंस है वर्ग और समचतुर्भुज में। ठीक है, तो ये कोण x डिग्री है, तो ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, x डिग्री होगा। ये आमने सामने कोण बराबर होंगे, ये y डिग्री है, तो ये भी कोण क्या होगा, y डिग्री होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। परिमाप क्या हो जाएगा इसका, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये ए और ए, इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुणा ए। ठीक है, ए क्या है, इसकी भुजा है, तो इसका परिमाप हो गया 4 गुणा भुजा, सेम वर्ग जैसा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगी, सबसे लंबी लंबवत भुजा, डाल लो इस पे लंब, सबसे ऊंची होनी चाहिए, तो ये होगी h। ठीक है, तो आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है इसका क्षेत्रफल। अगर आपको इसका आधार और ऊंचाई पता है तो इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आधार गुणा ऊंचाई से। तो आधार क्या है a, ऊंचाई क्या है h। ठीक है, अब देखेंगे क्षेत्रफल और विकर्ण में संबंध। तो इसके जो विकर्ण है समचतुर्भुज के, वो क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री कोण पर, और क्या एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो पहला विकर्ण क्या है, मैं d1 मान लेता हूं, और दूसरा विकर्ण d2 मान लेता हूं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा विकर्ण के संबंध में 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, एक बटे दो गुणा विकर्णों का गुणनफल। मान लेते हैं इसके जो विकर्ण है, पहला विकर्ण है d1 और दूसरा विकर्ण d2। d1 d2 से क्यों मैं रिप्रेजेंट किया है, विकर्ण क्या होता है, डायगोनल बोलते हैं उसको, तो d1 इंटू d2, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 d1 इंटू d2। यहां से क्या d1 और d2 के मान निकाल लेंगे, यानी कि विकर्णों के मान निकाल लेंगे, तो हमारा क्षेत्रफल आ सकता है। ठीक है, ये हो गया समचतुर्भुज। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं लास्ट चतुर्भुज क्या है, समलंब चतुर्भुज के बारे में। अब लास्ट चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे। 5वां टाइप है इसका समलंब चतुर्भुज। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेपेजियम। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसकी आमने सामने भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समानांतर होता है। ठीक है, समझिए यहां पे इसकी जो एक आमने सामने भुजाएं हैं उसका एक जोड़ा क्या होता है, समानांतर होता है। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये जो रेखा है आमने सामने की वो क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो ABCD क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो गया। समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की
भुजाओं का एक युग्म यानी कि जोड़ा, पेयर समानांतर होता है। कोई सा भी जोड़ा हो सकता है। मैंने क्या माना है, ये जो आमने सामने भुजाएं वो क्या समानांतर है, आप इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये डिफरेंस है। अब देखेंगे इसके क्षेत्रफल के बारे में। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग इंटू गुणा हो जाएगा उनके बीच की दूरी। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी लंब होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी h, यानी कि समानांतर भुजा हो गई ये AB और CD और उनके बीच की दूरी का गुणा करना है, तो ये हो जाएगी h। ठीक है, मान लेते हैं ये जो भुजा है समानांतर भुजा, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं कुछ भी y। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा समानांतर भुजा। समानांतर भुजा कौन सी है, A और B, इनका योग यानी जोड़ A + B गुणा उनके बीच की दूरी, यानी कि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, h। ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, और आपको पता है परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो आपका ये 2D आकृति वो मैंने कंप्लीट करा दी है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें 3D आकृति, उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अभी तक तो क्या है, मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था 2D आकृतियों का, वो आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत ही जरूरी है। अब पढ़ेंगे आपकी सिलेबस की जानकारी, इसमें पढ़ेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। ठीक है, तो इसको नोट करो। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, जो घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, इनके क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ होता क्या है, ठीक है, तो घनाभ को बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड। तो घनाभ होता कैसा है, आपने देखा होगा जो माचिस की डिब्बी होती है, जो मैच बॉक्स होता है, शेप उसकी वैसी सेम होती है। ठीक है, जैसे आपका कमरा होता है वो भी क्या है, घनाभ जैसा ही होता है। कई आकृति हैं, जैसे संदूक होता है वो भी घनाभ की आकृति जैसा होता है। तो देखते हैं इसकी शेप क्या होती है। इसमें जो इसके जो पृष्ठ होते हैं, जो फलक होते हैं, वो क्या सभी आयत होते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं बनाने की, सभी आयत होंगे इसके जो पृष्ठ होंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसमें क्या है, एक पृष्ठ या आमने सामने, ऊपर नीचे और आगे पीछे 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, ये होती है इस घनाभ की क्या लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई। चौड़ाई को दर्शा रहा हूं मैं B से, यानी विड्थ, लंबाई यानी कि लेंथ, और इसकी ऊंचाई उसको दर्शा रहा हूं मैं S से हाइट। ठीक है, ये घनाभ है, इसकी लंबाई ये क्या होगी चौड़ाई, और इसकी h क्या हो गई ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है घनाभ में, इसमें 6 आयताकार क्या होती हैं, फलक यानी पृष्ठ होते हैं। इसमें 8 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं, और 12 क्या होते हैं, किनारे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है 6 आयताकार फलक, तो अगल बगल, ऊपर नीचे और आगे पीछे 6 आयताकार फलक होती हैं। ठीक, 8 शीर्ष हो गए या कॉर्नर, ये हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां ये। इसमें क्या है 8 शीर्ष यानी 8 कॉर्नर और 12 किनारे। किनारे क्या होते हैं ये, तो ये क्या है 12 हैं। ठीक है, 12 किनारे हो गए। अब क्या करेंगे, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। 2D आकृति में क्या क्षेत्रफल निकालते हैं, जो 3D आकृति होती है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। संपूर्ण कैसे,
इसमें क्या है, आयताकार 6 फलक हैं, अलग अलग पृष्ठ हैं, उसमें केवल आयतकार निकालते थे, इसमें 6 आयत हैं, तो क्या करेंगे, सभी को जोड़कर उनका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो निकालते हैं घनाभ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए इसमें क्या है, 6 फलक है आयतकार, जो आमने सामने यानी कि आगे पीछे के जो फलक है आयतकार वो क्या सेम होते हैं, यानी कि उनकी जो माप है वो सेम होती है। तो आमने सामने के जो फलक होंगे वो बराबर होंगे, और जो बगल वाले हैं ये और ये वो भी बराबर होंगे, और ऊपर और नीचे वो क्या है, वो भी बराबर होंगे। तो क्या है, दो दो फलक क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहां पे क्या कर देता हूं मैं, 2 का गुणा कर देता हूं, क्योंकि दो दो फलक बराबर हैं। पहले देखेंगे ये जो नीचे और ऊपर वाला फलक है, यानी कि नीचे आपको दिख रहा है ये और ये, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू क्या चौड़ाई। तो इसकी लंबाई क्या है, ये लंबाई और चौड़ाई ये हो गई। ठीक है, अब जोड़ेंगे कौन सा, अगल बगल वाले। ठीक है, तो इसकी लंबाई, इसकी तो ऊंचाई है h और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, ये b, तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस, अब जुड़ेंगे आमने और सामने, जो आगे और पीछे वाला पार्ट है ये और ये वाला, इसका क्षेत्रफल। तो इसका हो जाएगा ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी कि जो आमने सामने वाला पार्ट है उसकी ऊंचाई ये और लंबाई ये। ठीक है, तो ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब ज्ञात करेंगे इसका विकर्ण। विकर्ण क्या होता है घनाभ का, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण होता है समानांतर फलकों के सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। यानी कि ऊपर और नीचे वाले जो फलक हैं वो क्या है, समान है, तो इसके सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला जो फलक है और नीचे वाला फलक है वो क्या है, दोनों समानांतर है, यानी कि एक दूसरे के समानांतर है। तो इसके सम्मुख शीर्षों को मिलाएंगे तो इसका ये शीर्ष और इसका ये शीर्ष, ये क्या कहलाएगा, इस घनाभ का विकर्ण कहलाएगा। तो इसमें क्या बनेंगे, 4 विकर्ण बनेंगे। ठीक है, घनाभ में कितने विकर्ण होंगे, 4 विकर्ण होंगे। तो इसकी विकर्ण, घनाभ का विकर्ण की लंबाई हो जाएगी, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, जो घनाभ का विकर्ण की लंबाई क्या होती है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसकी लंबाई क्या है, एल मानी है तो एल का स्क्वायर, चौड़ाई क्या मानी, बी का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी मानी है, एच, तो एच का स्क्वायर। तो एल बी एच का क्या हो जाएगा, दोनों का सभी का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, ये होगी घनाभ का विकर्ण। अब इसका आयतन, ये 3D आकृति है तो इसका क्या होगा, आयतन भी होगा। आयतन क्या होता है, कैपेसिटी, यानी कि किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता। तो इसका आयतन हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जो तीनों लंबाई इंटू चौड़ाई और ऊंचाई, उनका तीनों का गुणनफल क्या कहलाता है, घनाभ का आयतन कहलाता है। तो लंबाई क्या है, एल इंटू चौड़ाई क्या है, बी, और ऊंचाई क्या है, एच। तो एल बी एच क्या कहलाएगा, इसका आयतन कहलाएगा। आयतन किस में आएगा, इकाई, इसकी कोई भी इकाई हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर। तो इसका क्यूब यानी कि इसकी घात 3 होगी, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा हो रहा है। ठीक है, ये हो गया घनाभ क्यूबॉइड। इसमें क्या होता है, 6 आयताकार फलक होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। ये जो सभी फलक हैं वो क्या है, आयताकार हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें क्या है, जो दो दो फलक हैं वो क्या बराबर होते हैं, ऊपर नीचे वाला बराबर, ये जो फलक है वो बराबर होते हैं, और आमने और सामने के फलक क्या होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, और घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और घनाभ का आयतन क्या कहलाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये आपका घनाभ कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे इससे आगे घन के बारे में। अब पढ़ेंगे घन। घन को क्या बोलते हैं, क्यूब।
ठीक है, आपने देखा होगा घन क्या होता है, घन और ग्राम में बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि ग्राम में क्या होता है, जो फलक होती है वो कि सभी आयताकार होती है, लेकिन इसमें घन में क्या होता है, जो फलक होती है वो वर्गाकार होती है। मेन डिफरेंस ये है। ठीक है, तो इसकी आकृति बनाते हैं। इसमें क्या है, जो फलक होंगी वो क्या होंगी, सभी वर्गाकार होंगे, यानी कि वर्गाकार होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो आकृति बनेगी वो ऐसी बनेगी, ये हो गया घन। घनाभ में सभी जो फलक थी वो क्या थी, आयताकार थी। इसमें क्या है, वर्गाकार है। इसमें सभी फलक वर्गाकार होती हैं। ठीक है, तो इसकी ये लंबाई L से प्रदर्शित करेंगे, ये चौड़ाई B से, और ऊंचाई को किससे, S से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वर्गाकार फलक है सभी। तो वर्गाकार क्या होता है, वर्ग क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या बराबर होंगी। तो यहां पे जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो क्या होंगी, सभी बराबर होंगी। इसमें लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि इसमें क्या है, वर्गाकार फलक है। तो इसका अब निकालेंगे इसके घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें क्या है, 6 वर्गाकार फलक हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 वर्गाकार फलकों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और 6 इसमें फलक है वर्ग का, तो क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBS। इसमें क्या है, L बराबर B, B बराबर H, तीनों क्या बराबर है एक दूसरे के, तो उसकी जो क्या हो जाएगी, आयतन हो जाएगा L इंटू L इंटू L, B के स्थान पर L, H के स्थान पर L, क्योंकि तीनों बराबर हैं, तो L क्यूब, और L क्या है यहां पे, इसकी भुजा है वर्ग की, तो इसकी हो जाएगी भुजा क्यूब। तो घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब। ठीक है, इसका आयतन हो गया। और विकर्ण, इसके विकर्ण की लंबाई, मैंने आपको विकर्ण का फॉर्मूला बताया था। विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसकी लंबाई क्या है, L का स्क्वायर प्लस चौड़ाई B का स्क्वायर, ऊंचाई H का स्क्वायर। यहां पे क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों के बराबर हैं, तो क्या रख देंगे, L के स्थान पर L, B के स्थान पर भी L, क्योंकि B बराबर L है, प्लस H के स्थान पर L, क्योंकि H बराबर भी L है। तो यहां से आ जाएगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 3L स्क्वायर। अब इसका ले लेंगे वर्गमूल, तो क्या आ जाएगा, 3 का वर्गमूल √3, और L स्क्वायर, इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा L, और L क्या है, इसकी भुजा है, तो √3 गुणा भुजा। तो ये जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होता है, समानांतर फलकों के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। तो ये जो फलक है ऊपर वाले और नीचे वाले फलक, इनकी सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। और विकर्ण क्या होगा, √3 गुणा भुजा। इसमें क्या 4 विकर्ण बनेंगे, तो 4 विकर्णों का मान क्या होगा, √3 गुणा भुजा होगा। ठीक है, ये हो गया घन। तो आपको समझ में आ गया घन क्या होता है। इसमें सभी फलक क्या होती हैं, वर्गाकार होती हैं, और घनाभ में सभी फलक क्या होती हैं, आयताकार होती हैं। और तो इससे क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा। और जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है घनाभ के, उसमें क्या रखेंगे, आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बराबर मान लिखेंगे, तो यहां से आ जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 6 वर्गाकार फलक हैं, तो एक वर्गाकार फलक का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसमें 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणनफल होता है। इसमें क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बराबर हैं, तो यहां से आ जाएगा L क्यू, यानी कि L क्या है, इस वर्गाकार बाकी फलक की क्या है, भुजा है, तो आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब। ठीक है, विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, जो
समानांतर फलक होते हैं, उनके सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर जो भुजा होती है वो विकर्ण कहलाती है। तो विकर्ण का फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहां से क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हैं, तो यहां से आएगा अंडर रूट 3l स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट 3l स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो l क्या है, इस वर्गाकार पृष्ठ की क्या है, भुजा है। तो यहां से आ जाएगा विकर्ण की लंबाई आ जाएगी अंडर रूट 3 गुणा भुजा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने जो अब तक पढ़ाया आपको वो आपकी समझ में आ गया होगा। मैं आपको पढ़ा चुका हूं 2D आकृति और 3D आकृति में घन यानी कि क्यूब, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिलेंडर, कोन यानी शंकु और स्फीयर यानी कि गोला। तीन रहेंगे इनके क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इस प्रश्नावली के क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या थोड़ा टाइम लग रहा है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपका बेस क्या है वो मजबूत होना चाहिए। अगर आपको इसका बेस मजबूत होगा तो आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो कल क्या हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, बेलन, शंकु और उसके गोला है उसके फॉर्मूले लिखा के। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे इस चैनल की जो लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जिन स्टूडेंट तक अब तक नहीं पहुंच पाई उन तक ये पहुंचे और वो भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। अभी क्या स्कूल नहीं खुले तो उनकी क्या पढ़ाई रुकी हुई, तो वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहो और घर पे बैठकर आराम से अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।